Okay, now we will see कि how drug is absorbed from the different body systems, क्योंकि हमने कहा है कि there are different routes of administration. तो सबसे पहले हम देखेंगे drug absorption from GIT. मतलब क्या है कि अगर एक ड्रग हमने पर ओरल एडमिनिस्टर की है तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगी. ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जब एक ड्रग की जाती है तो वी कैन से कि ड्रग कैन बी इन कम्प्लीटली अब्जॉर्ब, यानी कि 100% ही वो ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में GIT से नहीं पहुंचेगी. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक एम्पीसिलिन है ड्रग, ठीक है. अब एम्पीसिलिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर हम ओरल इसको दें तो ये 20 से 40% जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में बायोअवेलेबल होगी. तो अब हम देखेंगे कि वो सारे क्या प्रोसेसेस हैं और वो क्या कैसे एक ड्रग जो है वो ओरली बॉडी के अंदर आकर ईसोफेगस से GIT में स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन वो कैसे एब्जॉर्ब होगी और क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो उसको ऑन द वे अफेक्ट करेंगे. सबसे पहले ये है कि एक सॉलिड डोजेज फॉर्म ओरली जब दी जाती है तो वो 3 इवेंट्स में से गुजरती है, जिसमें से पहला है डिसइंटेग्रेशन, दूसरा है डिसोल्यूशन और तीसरा है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस म्यूकोजा. डिसइंटेग्रेशन का मतलब ये है कि हमने बात पढ़ी थी कि एक ड्रग जब एक कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है तो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लस एक्सिपिएंट को वो इकट्ठे यूज़ करके एक ड्रग मैन्युफैक्चर करती है कंपनी. तो डिसइंटेग्रेशन यही है कि बॉडी के अंदर जाके GIT में डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह एक्ट करके या जैसे भी ये ड्रग जो है अपने एक्सिपिएंट से अलग हो, एक्टिव इंग्रेडिएंट अलग हो जाए, एक्सिपिएंट अलग हो जाए. अब जब ये चीज़ हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन बॉडी के अंदर एक्ट होने के लिए फ्रीली अवेलेबल होगा, यानी कि एब्जॉर्ब होने के लिए अवेलेबल होगा. उसके बाद दूसरा स्टेप है डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन जो है एक रेट लिमिटिंग स्टेप है. इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास गैस्ट्रिक फ्लूइड है उस फ्लूइड के अंदर वो ड्रग मिक्स होगी और जितनी इजीली ड्रग जो है वो मिक्स होगी उतने ज़्यादा उसकी उस ड्रग की अब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी. अच्छा, अब ये जो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करने का 2 तरीके हैं, ठीक है. हम ये एब्जॉर्प्शन जो है यानी ये डिसोल्यूशन का प्रोसेस ज़्यादा इजी कर सकते हैं बाय 2 वेज़. नंबर 1 इज़ एडिंग सॉल्ट्स. जैसे ये एक ड्रग है, अब इसके ऊपर यू कैन सी के इसका जो ब्रांड नेम है जो ट्रेड नेम या प्रोप्राइटरी नेम सेफेंट है और इसका जेनेरिक नेम क्या है, सेफ्टियोफर सोडियम. अब ये जो सोडियम एक्टिव इंग्रेडिएंट तो सेफ्टियोफर है, सिर्फ ये एंटीबायोटिक तो सेफ्टियोफर है, लेकिन ये जो सोडियम साथ है ये क्या है, ये एक सॉल्ट डाल दिया गया है. ये सॉल्ट क्या करता है, ये ड्रग्स को ज़्यादा स्टेबल इस फॉर्म में बनाता है कि वो इजीली जो है डिसइंटेग्रेशन और फिर आगे मिक्सिंग इन द फ्लूइड्स उनकी इजीली हो जाती है. जितनी इजीली वो होगी उतनी ज़्यादा उनकी अब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट जस्ट सेफ्टियोफर सोडियम हैज़ मोर डिसोल्यूशन देन सेफ्टियोफर, यानी अगर इसके अंदर हम सेफ्टियोफर सोडियम की बजाय सिर्फ सेफ्टियोफर डाल दें तो उसकी डिसोल्यूशन कम होगी, लेकिन इस कंपनी ने इसके अंदर क्योंकि सेफ्टियोफर सोडियम डाला हुआ है तो सेफ्टियोफर सोडियम हैज़ बेटर डिसोल्यूशन देन सेफ्टियोफर. इसी तरह दूसरा प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं माइक्रोनाइजेशन. माइक्रोनाइजेशन क्या है, माइक्रो से आपको पता चल जाएगा कि डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज़, हम पार्टिकल साइज़ को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है. जैसे हमारे पास एक डायूरेटिक है स्पाइरेनोलैक्टिन, या फिर हमारे पास एक ड्रग है
फलविन, ये इस कैप्सूल फॉर्म है, ठीक है। अब इसका जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है, तो इसकी रेजोल्यूशन जो है ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर होने की वजह से क्या होगा कि उसकी अब्जॉर्प्शन बेटर हो जाएगी। इसके साथ साथ यह है कि ये जो बात है रेट लिमिटिंग स्टेप है डिसोल्यूशन, इसमें कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि वो ड्रग को इस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं कि उनकी जो अब्जॉर्प्शन है वो डिले हो जाए, वो डिले अब्जॉर्प्शन कुछ ड्रग्स की चाहते हैं। एक ये तो बात हमने कर दी कि अगर हमें अब्जॉर्प्शन फास्ट चाहिए, ठीक है, जल्दी अब्जॉर्प्शन होनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास ये दो तरीके हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, उन्होंने कुछ ड्रग्स को ऐसे मैन्युफैक्चर किया है कि वो उनकी अब्जॉर्प्शन जो है वो एक्सटेंडेड या डिलेड हो, और इन ड्रग्स को हम कहते हैं प्रोलॉन्ग रिलीज ड्रग्स या फिर कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग्स। इसका पर्पज़ यही है कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन किसी भी वे से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, कि मतलब डिले हो जाए, और जो ड्रग है वो स्लोली बॉडी के अंदर रिलीज़ होती जाए, और आपको एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एक ही दफ़ा में एडमिनिस्टर की हुई ड्रग का रिस्पॉन्स आए। इसमें ना ये 2-3 तरीके हैं, या तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट थे तो आई हैव मेंशन्ड देम, इनको मैं सिर्फ ऐसे जनरली वैसे कॉन्सेप्ट के लिए से बता रही हूँ, अदरवाइज these आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू एज सच रिमेंबर। यही है कि एक आप डिफरेंट केमिकल्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह के साथ डाल दें कि वो जो है वो स्लोली उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को ऐसे बाइंड करके रखें कि वो स्लो करके उस इंग्रेडिएंट को रिलीज़ करे। या दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कैप्सूल या जो भी है उसको मल्टी लैमिनेटेड बना दें कि एक लेयर आहिस्ता करके डिज़ोल्व होती जाए, और वो ड्रग जो है वो डिलेड उसकी एब्जॉर्प्शन आए, डिलेड इफेक्ट आए, ठीक है, इस तरह से है। एक और टर्म है, उसको हम कहते हैं एंटेरिक कोटिंग। इंटेरिक कोटिंग क्या होती है? ये कुछ ड्रग्स हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर हमारे पास माउथ है, ठीक है, माउथ के बाद हमारे पास ईसोफेगस आएगी, ईसोफेगस के बाद हमारे पास स्टमक आता है, स्टमक के बाद हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पर माउथ में हमारे पास बेसिक पीएच ज़्यादा होती है, स्टमक में हमारे पास पीएच कम हो जाती है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास पीएच ज़्यादा हो जाती है। लेट्स सपोज आपने किसी ड्रेंचिंग गन के थ्रू ईसोफेगस तक ड्रग पहुंचा दिया, अब वो ड्रग क्या आएगी, वो स्टमक में आएगी और आगे यहाँ पर जाएगी। अब अगर तो वो बेसिक ड्रग है, तो वो बेसिक ड्रग क्या होगी, यहाँ पे आके वो आयनाइज्ड हो जाएगी, और वो तो फिर ट्रैप हो जाएगी, वो तो अब्जॉर्प्शन में जाएगी ही नहीं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ड्रग आयनाइज ना हो, वो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में ही रहे, और वो इंटेस्टाइन में आए और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो, तो हम क्या करते हैं, हम एक कोटिंग उस टैबलेट के ऊपर लगा देते हैं, और वो इस तरह से होती है कि लेट्स सपोज वो एसिडिक कोटिंग ही है, वो यहाँ पे आके स्टमक में डिज़ोल्व नहीं होती। वो क्या होगा कि वो डिज़ोल्व जो है इंटेस्टाइन यानी बेसिक एनवायरनमेंट में आके ही उसकी कोटिंग ऊपर से अब्जॉर्ब होगी, ड्रग यहाँ पे रिलीज़ होगी, वो क्योंकि बेसिक एनवायरनमेंट ही है, यहाँ पे वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगी और वो यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी, और यू कैन से द मैन्युफैक्चरर्स और द कंपनीज़, वो इन ड्रग्स के साथ डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उनकी अब्जॉर्प्शन को, उनकी डिसइंटीग्रेशन को, उसकी डिसोल्यूशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो ये है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस म्यूकोज़ा। अब म्यूकोज़ा के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड करती है हर ड्रग के हिसाब से, यानी कि रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी ड्रग दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक है एम्पीसिलिन, दूसरी है अमॉक्सिसिलिन। अमॉक्सिसिलिन 70% क्रॉस करके अब्जॉर्ब हो जाएगी। एम्पीसिलिन वी हैव ऑलरेडी सेड कि 20 से 40% है, ठीक है, इतनी इसकी अब्जॉर्प्शन होती है। इसकी रीज़न क्या है? एम्पीसिलिन जो है वो जीआईटी में हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है। जब वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगी तो वो तो एक्सक्रीशन में जाएगी, उसकी तो लाइपोफिलिसिटी रही ही नहीं, उसे अब्जॉर्ब ही नहीं होना, और इसीलिए जब हमने ओरली एम्पीसिलिन की फॉर्मुलेशन बनाई जाती हैं तो उसकी एक प्रो ड्रग दी जाती है जिसको हम कहते हैं हीटासिलिन।
हीटासिलीन क्या करती है कि दैट विल नॉट गोना बी हाइड्रोलाइज्ड इन GI, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रादर इट विल अब्जॉर्ब फ्रॉम दैट ट्रैक, और वो बाकी फिर अब्जॉर्प्शन होने के बाद बॉडी के अंदर जाकर अपनी साइड ऑफ एक्शन में जाके वो क्या होगा, वो एम्पिसिलिन में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दैट विल कॉज इट्स इफेक्ट, जो भी उसका एक्शन वगैरह है वो करेगी। सो ये जो चीज़ें हैं, ये मैकेनिज्म बीच में हाइड्रोलाइसिस, जो एंजाइम्स वगैरह आके मेटाबॉलाइजेशन स्टार्ट कर देती हैं, ये सारी चीज़ें ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT को अफेक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद जो ये पॉइंट है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस म्यूकोजा, जिसमें मैंने ये बात कर दी है, इसको आप सम अप इसी तरह कर सकते हैं। जो पीछे पॉइंट्स हमने जनरली एब्जॉर्प्शन में पढ़ लिए थे कि देर आर होस्ट फैक्टर्स एंड देर आर ड्रग करैक्टरिस्टिक्स जो कि अफेक्ट कर रही होती हैं एब्जॉर्प्शन को, ठीक है, यानी मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस कैसे ड्रग ट्रांसपोर्ट होगी। होस्ट फैक्टर्स वही हैं कि परमिएबिलिटी क्या है, ठीक है, और ब्लड फ्लो क्या है उस ऑर्गन में, सरफेस एरिया क्या है। जैसे मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें वायलाए होते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी। GIT में अगर स्टमक में हम देखें तो वहाँ पर कोई वायलाए नहीं है, वहाँ पे अगर अब्जॉर्प्शन होती भी है तो वो कम होगी। इसी तरह फिर मोटिलिटी है, मोटिलिटी का यही है कि अगर डायरिया वगैरह लगा हुआ है, मोटिलिटी फास्ट है तो ड्रग अब्जॉर्ब कम होगी, नॉर्मल है तो ड्रग अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। इस परमेबिलिटी में एक और बात भी है कि जो काव्स होते हैं उसमें क्या होता है कि क्लोस्ट्रम की अब्जॉर्प्शन होनी होती है, और क्लोस्ट्रम बिगर मॉलिक्यूल है, तो जब क्लोस्ट्रम की अब्जॉर्प्शन होनी होती है उसकी वजह से परमेबिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज़ हुई होती है। अगर आप काफ्स को कोई ड्रग देंगे तो उनकी ओरली अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। ड्रग फैक्टर्स क्या थे, उसका मॉलिक्यूलर साइज़ था, उसका वेट था, ठीक है, उसकी सॉलिबिलिटी थी, उसकी pKa थी, pH थी, ये सारे पॉइंट्स हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये आप इसमें भी कह सकते हैं कि जो GIT से अब GIT के अंदर डिसइंटीग्रेशन डिसोलेशन के बाद जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है मेम्ब्रेन से, वो यही फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये फैक्टर्स के लिए इनकी डिटेल देखने के लिए यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोज़। उसके बाद ये है कि एक ड्रग जो है वो जब GIT से एब्जॉर्ब होती है तो उसके ऊपर स्पीशी का इफेक्ट तो होता ही है, जो हम साथ साथ देखेंगे। साथ साथ जो मेन बात है वो है फूड इंट्रैक्शंस होती हैं। अब हमारे पास रूमिनेंट्स हैं या हॉर्सेस हैं, ये जो हैं इनकी हैबिट, जो फॉरेजिंग हैबिट है वो कॉन्टीन्यूस फॉरेजिंग हैबिट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो कार्निवोर्स हैं जैसे डॉग्स या ओमनीवोर्स हैं जैसे कि ह्यूमंस, लेकिन सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, आप कैट्स डॉग्स की बात कर लें, पिग्स की बात कर लें, ठीक है, ये जो हैं ये पीरियोडिक फीडर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर रूमिनेंट कॉन्टीन्यूस ग्रेजर है तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि रूमिनेंट्स के अंदर जो र्यूमन है, ठीक है, उसकी pH जो है वो फिक्स रहेगी, वो स्टेबल ही रहती है। लेकिन जो कार्निवोर्स हैं वो पीरियोडिक फीडर्स हैं। अब इस वक्त उन्होंने अगर फीड ली है तो pH जो है वो बहुत डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि HCl सिक्रीट होगा। लेकिन लेट्स सपोज अभी वो फास्टिंग पर हैं, ठीक है, अब उन्होंने खा लिया, वो 6-7 घंटे बाद खाएंगे, तो उस वक्त pH जो है इतनी शार्प डिक्रीज़ नहीं होती, क्योंकि उस वक्त सिक्रीशन जो है वो स्टॉप हुई हुई होती है। तो इधर जो है ओमनीवोर्स या कार्निवोर्स में pH शिफ्ट हो रहा होता है, लेकिन इन रूमिनेंट्स वी सी अ स्टेबल pH। तो उस लिहाज से अगर रूमिनेंट्स को ड्रग दी जाए तो इतना हमें फीड के ऊपर नहीं देखना पड़ता। लेकिन जब हम ओमनीवोर्स को फीडिंग ड्रग दे रहे होते हैं तो हमें उनके फीडिंग पैटर्न्स देखने पड़ते हैं कि कौन सी ड्रग हमें खाली पेट देनी है, कौन सी ड्रग हमें खाने के बाद देनी है, कौन सी खाने से पहले देनी है, ठीक है। वी हैव टू डू दैट, क्योंकि pH वेरी करेगा तो अब्जॉर्प्शन वेरी करेगी। लेकिन रूमिनेंट्स में अब एक और मसला आता है। रूमिनेंट्स में जो र्यूमन है वो इतना बड़ा है कि वी नो, अगर कैटल की बात करें तो वो मोर देन 50 लीटर उसकी कैपेसिटी है, शीप्स की बात करें तो मोर देन 5 लीटर कैपेसिटी है। रूमिनेंट्स में हम कोई ड्रग देंगे, ड्रग डाइल्यूट हो जाएगी, अफेक्ट उसका वो वैसा नहीं रहेगा। दूसरा, र्यूमन की pH जो है वो 6 मेंटेन है और वो बफर हो रही होती है सलाइवा से, और ये सारा कुछ मेंटेन इसलिए हुआ है कि VFAs की एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव र्यूमन विद बेसिक pH। अब यहाँ पे देखें, अब देखें सलाइवा है वो बेसिक है,
फिर र्यूमन बेसिक है, सॉरी नॉट बेसिक बट क्योंकि 6 pH है, दैट इज़ वीक एसिड, वीकली एसिड। और ये वीकली एसिड जो है वो वीकली एसिड ही लिखते हैं, वीकली एसिडिक होता है क्योंकि र्यूमन के हमें अंदर वोलेटाइल फैटी एसिड्स मिलते हैं। और फिर वो एबोमेज़म आता है जो एसिडिक इन नेचर होगा, और फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आती है जो बेसिक है। लेकिन मोनोगैस्ट्रिक में नहीं है, ये नहीं है। मोनोगैस्ट्रिक में बेसिक सलाइवा, डायरेक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्टमक एंड देन बेसिक स्मॉल इंटेस्टाइन। So these things are variable in these animal, and when you have to administer a drug, आप इन चीज़ों को देखते हो, आप इसको देखते हो कि pH वेरी करेगी, you will see कि र्यूमन में डाइल्यूशन होगी, you will see ruminants continuous feeders हैं, उनकी pH स्टेबल रहेगी। So first thing is this. Second thing is this कि अब ड्रग जो है डाइल्यूशन की बात और ये एसिड की बात अगर छोड़ दें, फीड की बात लें, तो जो ड्रग है वो फीड के साथ भी इंटरेक्ट करेगी। फीड के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगी? टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं वो चिलेशन कॉज करते हैं विद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, और ये दोनों हमें पता है मिल्क के अंदर होता है। तो अगर आप एनिमल्स को मिल्क दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो ऐसी ड्रग्स हैं, या सिर्फ मिल्क की बात नहीं, और भी फूड हैं जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो उनके साथ रिएक्ट करके अपना इफेक्ट जो है वो लूज़ कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि वो इनएक्टिव हो चुकी होती हैं। अब ये जो डाइल्यूशन वाली बात थी, इसको अगर हम फर्दर काव्स में देखें तो काव्स में ये है कि एक र्यूमन रेटिक्यूलो ग्रूव होता है। इस ग्रूव के थ्रू क्या होता है, क्योंकि काव्स के अंदर अभी र्यूमन डेवलप नहीं हुआ होता, तो क्या होता है कि जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन इसोफेगस से र्यूमन को बाईपास करेगी। एक ग्रूव होता है वो डायरेक्ट एबोमेज़म में जो है जो कुछ भी आप देंगे वो डायरेक्टली एबोमेज़म में जाएगा, ठीक है। और इस लिहाज से जब आप काव्स में कोई ड्रग देते हैं तो ये डाइल्यूशन वाला इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, और जो कुछ भी प्रोसेस है वो सिमिलरली उसी तरह चल रहा होता है जैसा कि ये मोनोगैस्ट्रिक्स के प्रोसेसेस हैं। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है इसमें, वो है हॉर्सेस से रिलेटेड। हॉर्सेस में क्या है कि हमें पता है हॉर्सेस हाइंड गट फर्मेंटर्स होते हैं। हाइंड गट फर्मेंटर का मतलब ये है कि इनके अंदर फर्मेंटेशन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगी, यानी हमारे पास पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी और फिर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन आएगी जहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन होगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी होगी और उसके बाद फर्मेंटेशन का प्रोसेस आता है, इसलिए हॉर्सेस में भी हमें इतना इशू नहीं होता। दे ऑल्सो व्हेन वी एडमिनिस्टर ड्रग the processes are similarly like monogastrics। लेकिन ruminants में क्या है कि र्यूमन पहले आता है, फर्मेंटेशन बैग है वो, इनमें फर्मेंटेशन पहले हो रही होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन बाद में आती है। सो वी हैव टू लुक कि हम ड्रग को कैसे एडमिनिस्टर करें, फिर ड्रग जो है वो डाइल्यूट हो रही है, इन सारी चीज़ों को हम देखना पड़ता है। लेकिन हॉर्सेस में एक और बात यह है कि अब ड्रग हमने दी वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होगी, लेकिन नॉट 100% ड्रग गेट्स अब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। सो क्या है कि वो ड्रग जो है वो थोड़ा बहुत उसका रेजिड्यू लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाएगा, और जब ड्रग लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, एंड लेट्स सपोज आपने कोई ड्रग एंटीबायोटिक्स दी हुई हैं, ठीक है, और वो लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाएगी तो वो माइक्रोफ्लोरा जो है वहाँ पे जो कि फर्मेंटेशन कर रहा है उसको तो डिस्टर्ब करेगी, एंड दैट्स वाई दैट विल लीड टू कोलिक इन हॉर्सेस। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। और इसी तरह रूमिनेंट्स में भी ये बात याद रखें कि अगर आप रूमिनेंट्स को भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो एंटीबायोटिक हम अवॉइड करते हैं ओरली एंटीबायोटिक देना, एक्सेप्ट हम कुछ केसेस में देते हैं, लेकिन नॉर्मली हम नहीं देते एंटीबायोटिक्स रूमिनेंट्स को ओरली। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक ने रूमन में जाके सारा माइक्रोफ्लोरा ख़त्म कर देना है। आपने अपने एनिमल का खुद एंटीबायोटिक ओरली देकर माइक्रोफ्लोरा ख़त्म कर दिया है, क्योंकि माइक्रोफ्लोरा तो बना ही मेनली बैक्टीरिया से है, तो फर्मेंटेशन नहीं होगी, आपका एनिमल जाएगा ऑफ फेड में और ज़्यादा डिजीज़ के प्रोन होगा, बिकॉज नाउ ही इज़ ऑफ फेड एंड ही इज़ एनोरेक्सिक, ही इज़ मैसिएटेड, उसको एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो डिजीज़ के मोर प्रोन होगा। तो यू हैव टू ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दैट।
उसके बाद जो ओरल एब्जॉर्प्शन है जीआईटी से, उसमें सिर्फ दो मेन कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं। एक है फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, और दूसरा है एंटेरोहेपेटिक रिसाइक्लिंग। ये छोटे छोटे से दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल एक्सप्लेन दैम इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।